अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सिद्रा सुहेल एंड आई एम फर्स्ट ईयर पीएचडी स्टूडेंट एट नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी and my major is soil and water conservation and my research direction is soil hydrological cycles and hydrological modeling. आज ही मैं वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट रिसीव हुई ईमेल पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे भी। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं कि चाइना में स्कॉलरशिप कौन से हैं और उन स्कॉलरशिप के लिए वो किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। बिकॉज मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं सब ईमेल्स का रिप्लाई कर सकूँ, तो मैंने सोचा आज मैं एक वीडियो बना लेती हूँ डिटेल में, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो मुझे पता है मैं आप सबके साथ शेयर करूं। आज इस वीडियो में मैं आप सबको बताऊंगी कि CSC जो कि है चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, आप उस पर किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और उसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में मुझे स्कॉलरशिप मिला इस यूनिवर्सिटी में आप किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्थ वेस्ट एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फील्ड में चाइना की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है। रिसेंट ईयर्स में इसका लेवल बहुत ज़्यादा अप हुआ है और इसके अलावा यहाँ पर एग्रीकल्चर के ऑलमोस्ट सारे ही मेजर अवेलेबल हैं। उसके अलावा यहाँ पर फॉरेस्ट्री, एनिमल साइंसेस और दूसरे भी मेजर लाइक इन्वायरमेंटल साइंसेस भी हैं, आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं आप सबको डिटेल में बताऊँगी जो कि मैंने यहाँ इस पेज में लिखे हुए हैं ताकि मैं कोई स्टेप मिस ना कर जाऊँ। तो सबसे पहले ये है कि आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड करनी है। यूनिवर्सिटी किस तरह फाइंड करनी है, बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है, हमें किस तरह पता चलेगा कि चाइना की किस यूनिवर्सिटी में हमारा मेजर पढ़ाया जा रहा है नहीं। उसके लिए मोस्टली स्टूडेंट जो है वो गूगल यूज़ करते हैं, जिस पे जो है आपको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। उसका सबसे ज़्यादा आसान तरीका ये है, आप CSE के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पे आप फिल्टर में जाके अपना मेजर लिखें, अपना डिग्री लेवल लिखें और जब आप वहाँ सर्च करेंगे तो आपके पास यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ जाएगी, उन यूनिवर्सिटी की लिस्ट जिसमें CSE स्कॉलरशिप अवेलेबल है। एक और बात आपने याद रखनी है, जब आप वो फिल्टर यूज़ कर रहे होंगे वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा कि आपको कौन सी लैंग्वेज में डिग्री प्रोग्राम जो है वो सर्च करना है, चाइनीज़ में या इंग्लिश में। तो वहाँ पर आई गेस तो आप सबकी प्रेफरेंस होनी चाहिए इंग्लिश। वहाँ पर आप चाइनीज़ भी सिलेक्ट कर सकती हैं, लेकिन उसका जो क्राइटेरिया है वो है HSK 5। जिस तरह आप डिफरेंट लैंग्वेज के टेस्ट देते हैं इस तरह चाइनीज़ लैंग्वेज का भी टेस्ट होता है और उसका 5th लेवल जो है वो रिक्वायर्ड होता है अप्लाई करने के लिए। तो वो कोई आम बात नहीं है ना, इतना आसान है। तो मैं आप सबको ये मशवरा दूंगी कि आप इंग्लिश टॉप प्रोग्राम जो हैं उनमें अप्लाई करें। जब आपने अपनी यूनिवर्सिटी फाइंड कर ली और वहाँ चेक कर लिया आपका मेजर है और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो उसके बाद क्या करना है, आपने अपनी एक डिटेल्ड CV बना लेनी है। यहाँ मैं आप सबको बताऊंगी कि प्लीज़ कोई भी आप अपनी CV में झूठ मत लिखें। जब आप यहाँ आते हैं PhD के लिए या MPhil के लिए तो बहुत ज़्यादा जो है स्टूडेंट वो डिस्टर्ब हो जाता है। आप वो लिखिए जो आपके पास स्किल्स हैं या आपकी जो डिग्री के ग्रेड्स हैं, आप सब कुछ जो है उसमें सच लिखें, वरना आपको यहाँ की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अच्छा, आपने CV बना ली, CV के बाद आप अपना रिसर्च प्लान बनाएं। रिसर्च प्लान PhD के लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मास्टर के लिए जो है आप एक छोटा सा सिंपल सा बना सकते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में हम सिनॉप्सिस बनाया करते थे। उसके बाद क्या करना है, आपने यूनिवर्सिटी में फैकल्टी लिस्ट चेक करनी है और देखना है कि जो आपकी रिसर्च इंटरेस्ट है या आपकी रिसर्च डायरेक्शन है वो काम किस लैब में हो रहा है और कौन से सुपरवाइज़र हैं वो ये काम कर रहे हैं। जिस तरह हम MPhil में अगर अपने सुपरवाइज़र्स जो थे उनकी लैब्स में काम करते थे, सेम इस तरह अगर आप यहाँ PhD के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक लैब या सुपरवाइज़र ढूंढना पड़ेगा जहाँ पे आके आप काम कर सकेंगे। अब यहाँ पे एक और सवाल आता है, बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि हम रिसर्च प्लान किस तरह बनाएं। उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी तरफ से कोई रिसर्च प्लान बना के उसके ऊपर आप अप्लाई करें फॉर द एक्सेप्टेंस लेटर। आप जब ईमेल करें टीचर को तो उसमें आप अपनी CV के साथ रिसर्च प्लान भी दिखाएं कि मेरे पास ये प्लान है, अगर आप मुझे एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं, अगर आप मुझे एक्सेप्ट कर लेते हैं एज ए स्टूडेंट अपनी लैब में, तो मैं जो है इस रिसर्च के ऊपर काम करना चाहता हूँ। अगर आपके पास नहीं है और टीचर फिर भी आपकी CV की बेस पे आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देते हैं बट स्टिल यू नीड रिसर्च प्लान और स्टडी प्रपोजल टू अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसका दूसरा तरीका ये है, आप उस सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करें। आप उनसे कहें कि सर मुझे ज़रूरी बनाना है रिसर्च प्लान या रिसर्च प्रपोजल, तो आप मुझे गाइड करें मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, आप क्या चाहते हैं मैं किस टॉपिक पे काम करूं। तो सम टाइम जो है टीचर भी आपको गाइड कर देते हैं कि आप इस टॉपिक के ऊपर बनाएं। और PhD में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। हमारी कंट्री में MPhil में ये चीज़ें मैटर नहीं करती, बट चाइना में PhD और मास्टर्स का इक्वली ही होता है हिसाब। तो आपको अगर मास्टर के लिए भी यहाँ पे अप्लाई करना है तो इन चीज़ों को कंसीडर करना होगा। अच्छा, तो मैंने यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट ये पॉइंट लग रहा है
कि जब आप ईमेल करने लगें तो आप ये बेवकूफ़ी मत करें कि एक ही कॉलेज के 8-8 10-10 टीचर को आप इकट्ठे ईमेल कर देते हैं। नहीं, जिस तरह हमारी यूनिवर्सिटी में हमारे टीचर कलीग्स हैं, यहाँ पे भी वही हिसाब है। अब वो इकट्ठे बैठते हैं, ब्रेक में इकट्ठे होते हैं, उनकी डिफरेंट डिस्कशंस हो रही होती हैं, तो उनके पास जब आपकी ईमेल्स आती हैं और वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हाँ मेरे पास भी इस नाम के स्टूडेंट की ईमेल आई, तो आप इस चीज़ को अवॉइड करें कि तमाम टीचर्स को इकट्ठे ना आप भेजें ईमेल। पहले एक टीचर का रिस्पांस चेक करें, अगर उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा आप उनको एक रिमाइंडर ईमेल सेंड करें। अगर फिर भी नहीं आता और फिर आपको जो है दूसरे सुपरवाइज़र की तरफ ट्राई करें ईमेल करने की। उसके अलावा जब आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिल जाए तो आप ये बिल्कुल मत समझें कि जो ये लेटर है ये गारंटी है कि आपका एडमिशन हो चुका है। नो, अब CSE ने बहुत सारे जो अपने रूल्स हैं वो चेंज कर ली हैं। एडमिशन लेटर जो है वो एक न्यू डॉक्यूमेंट उन्होंने ऐड किया है, आई थिंक पिछले 2 सालों से, जो एक्सेप्टेंस लेटर के बाद ज़्यादा ज़रूरी एडमिशन लेटर है। आगे चल के मैं आपको उसके बारे में बता दी। तो जब आपको मिल गया एक्सेप्टेंस लेटर, उसके बाद जो है आपको अपने डॉक्यूमेंट रेडी करने होंगे स्कॉलरशिप पे अप्लाई करने के लिए। तो उसकी जो लिस्ट है या फिर जो मेरे पास एक लिंक है वो मैं वीडियो के एंड पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगी। आप जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर फिर भी किसी को समझ ना आए आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गए तो उसके बाद क्या करना होता है, आपने CSE की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना होता है। और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो मार्च तक होती है, तो डेडलाइन का ज़रूर ख्याल रखें। जब आपने एक बार CSE पे अप्लाई कर लिया तो उसके बाद यूनिवर्सिटी पोर्टल पे भी अप्लाई करना होता है। उसके बाद होता ये है, अगर यूनिवर्सिटी वाले आपके डॉक्यूमेंट्स देख के आपको शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं तो आपका इंटरव्यू लेते हैं। आपका इंटरव्यू लेने के बाद जो है यूनिवर्सिटी वाले आपको सेलेक्ट करते हैं और वो आपको एडमिशन लेटर देते हैं। जब यूनिवर्सिटी ने आपको एडमिशन लेटर दे दिया तो आपने वो एडमिशन लेटर CSE की वेबसाइट पे जाके अटैच करना होता है और आगे जो है आपको वेट करना होता है CSE के डिसीजन का कि वो आपको सेलेक्ट करते हैं या नहीं। बहुत से लोगों का ये कहना है कि सिद्रा आप क्यों गई चाइना स्कॉलरशिप पे, इवन दो मेरे सुपरवाइज़र जो थे मास्टर के वो भी नहीं चाहते थे, बिकॉज आई वॉज अ पोटेंशियल स्टूडेंट, तो वो नहीं चाहते थे कि मैं चाइना में जाके PhD करूँ। इसके अलावा बहुत सारे मेरे कलीग्स थे वो मुझे ये कहते थे कि चाइना जो है आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, आपको किसी यूरोपियन कंट्री जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ उनको लगता था कि रिसर्च का जो लेवल है वो ज़्यादा अच्छा है। हर जगह के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस होते हैं और आप ये मत समझें कि जो चाइनीज़ स्कॉलरशिप है वो आपको इस तरह प्लेट में रख के मिल जाएगी। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस बात से मैं हमेशा डिसएग्री करूँगी। अब CSE के रूल्स और ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गए हैं, तो आपको हर स्टेप जो है केयरफुली फॉलो करना पड़ता है। और अगर आप इसको सिर्फ ऑप्शन पे रख के अप्लाई करेंगे तो आई डोंट थिंक सो आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आप यहाँ की PhD करें, सो बिलीव इन योर सेल्फ एंड बिलीव इन अल्लाह पाक, तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर स्कॉलरशिप मिलेगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। CSE जो है हर यूनिवर्सिटी में सिर्फ और सिर्फ 50 सीट्स देती है। अब उस 50 सीट्स में भी कुछ मास्टर के स्टूडेंट होते हैं और कुछ PhD के स्टूडेंट होते हैं, जिसमें से बच्चे पूरी दुनिया के डिफरेंट कंट्रीज से अप्लाई कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारे कॉलेज में हमने देखा है थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन होती हैं, जिसमें से उन्होंने सिर्फ 50 बच्चे शॉर्ट लिस्ट करने होते हैं। और अगर आपको CSE स्कॉलरशिप मिल गया तो आप कंसीडर करें यू आर द लकी वन। ऐसा नहीं है कि आप इसको ऑप्शन पे रखें कि हो गया तो ठीक, चलो वरना हम कहीं और चले जाएंगे। आई थिंक स्टूडेंट्स को इस तरह नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा मैं आपको एक बात बताऊं, हर कॉलेज को डिफरेंट सीट्स मिलती हैं। अब आप एज्यूम करें कि हमारी यूनिवर्सिटी में 20 कॉलेजेस हैं, तो अगर टोटल CSE की 50 सीट हैं तो हर कॉलेज को 3-3, 4-4, 5-5 सीट्स मिलती हैं। मुझे याद है जब मेरा यहाँ एडमिशन हो रहा था और हमारे इंटरव्यू वगैरह हुए, तो जो मेरा इंस्टीट्यूट है उसको सिर्फ और सिर्फ 4 सीट्स मिली हुई थी CSE की। उधर तकरीबन 22 या 23 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ था और सिर्फ 4 बच्चे जो थे वो पूरी दुनिया से इन्होंने सेलेक्ट करने थे। तो इन चीज़ों का आप फॉर ग्रांटेड ना लें, आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो उसको अवेल करें। अच्छा जी, तो ये है मेरे फेलो फराज। मैंने इनको अपनी वीडियो में इनवाइट किया वो इसलिए कि वो आपको हमारी यूनिवर्सिटी के एडमिशन प्रोसेस के बारे में बता सकें, बिकॉज़ ये यहाँ पे एज अ स्टूडेंट वॉलंटियर भी काम करते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट की हेल्प करते हैं, तो मेरे से ज़्यादा इनको इन्फॉर्मेशन हैं। और इस साल हमारी यूनिवर्सिटी के भी क्राइटेरिया में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं, तो इसलिए मैंने फराज को इनवाइट किया कि वो आएँ और सारे स्टूडेंट को जो है डिटेल्स बताएं कि ऐसा ना हमें कोई पॉइंट मिस कर जाए। सिद्रा, आपने मुझे अपनी वीडियो में इनवाइट किया। हेलो गाइस, मेरा नाम फराज अली है और मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं सेकेंड ईयर PhD स्टूडेंट हूँ। मेरा मेजर एग्रोनॉमी है और रिसर्च डायरेक्शन रिमोट सेंसिंग पर है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि नवाफू में आपने किस तरह अप्लाई करना है।
नवाफू में सबसे पहले आपने अगर सुपरवाइज़र फाइंड कर लिया है तो आप यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे और उसके बाद सीएससी के पोर्टल पर अलग से अप्लाई करेंगे। वहाँ से आपकी जो सी एप्लीकेशन है वो हमारे इंटरनेशनल कॉलेज को आएगी। वो आपको शॉर्ट लिस्ट करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेंगे कि ये ठीक हैं या गलत हैं। उसके बाद आपको वो एक ईमेल भेजेंगे इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के बाद आपको कॉलेज की तरफ रेफ़र किया जाएगा कि आपका जो सा मेजर कॉलेज है वो आपका इंटरव्यू लेगा और वहाँ से आपकी सिलेक्शन होगी, इनके पास आएगी और ये आपको एक प्री एडमिशन लेटर जो सा वो गारंटेड करेंगे। वो आपने सीएससी पोर्टल पर अपलोड करना है और उसके बाद सीएससी ने आपकी सिलेक्शन करनी है कि आप यहाँ पे सिलेक्ट हुए या नहीं। इसके बाद ये स्टेप है कि अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है तो आपको सीएससी स्कॉलरशिप मिल जाता है। लेकिन नवाफू में इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यहाँ पर सीएससी की बजाय यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी दिया जाता है जो ऑलमोस्ट इक्वल टू सीएससी है पड़ा, जिसमें अकोमोडेशन, मंथली स्टाइपेंड, इंश्योरेंस ये सब इज इक्वल टू सीएससी स्कॉलरशिप है। नवाफू स्कॉलरशिप में भी 50+ सीट्स हैं और सीएससी में भी 50 सीट्स हैं। ऑलमोस्ट सेम। हाँ, ये पहली यूनिवर्सिटी है जिसमें सेम स्कॉलरशिप है। और दूसरी बात ये है कि 95% स्टूडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे पीएचडी करने आते हैं और पाकिस्तान से मास्टर्स करने यहाँ पर कोई नहीं आता। नहीं, क्योंकि अलाउड नहीं है, उनका क्राइटेरिया नहीं है। और मास्टर्स के लिए अगर आप आना चाहते हैं तो आपको एचईसी की ए कैटेगरी के थ्रू अप्लाई करना पड़ता है और उसमें स्टाइपेंड 3000 ही होता है। तो लास्ट ईयर एक स्टूडेंट आया था जो यहाँ पे मास्टर्स करने आया है। उसके अलावा मास्टर्स के लिए इन्होंने सेंट्रल एशियन कंट्रीज को टारगेट किया हुआ है, जिसमें थाईलैंड है पड़ा, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये सब स्टूडेंट जो है पड़े यहाँ पर मास्टर्स करने हैं। हाँ जी। और फराज आप वो भी बताएं जो अभी 2024 के लिए न्यू क्राइटेरिया सेट किया, समथिंग अबाउट फीस, क्योंकि मुझे इसके बारे में नहीं पता। तो इस बार नवाफू ने अपना क्राइटेरिया थोड़ा चेंज किया है एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन आती थी थाउजेंड्स में, तो उनके लिए शॉर्ट लिस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जिन्होंने डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट्स, फेक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर भी अप्लाई करते थे। उसके अलावा कुछ जो वो होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, अप्लाई कर देते हैं, तो वो एक एप्लीकेशन तो काउंट हो जाती है, उसको देखना मुश्किल हो जाता है। तो अब उन्होंने सिंसियरिटी चेक करने के लिए एक एप्लीकेशन फीस रखी है। जो स्टूडेंट एप्लीकेशन फी पे करेगा तो उसका ऑलमोस्ट अकॉर्डिंग टू मी 70 to 80% चांसेस हैं कि एडमिशन हो जाएगा। फीस कितने आप ये भी स्टूडेंट्स इसमें 400 RMB फीस है, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 16 to 7,000। मैंने किया था इसको। अच्छा, एक और मैं आप सबको बात बता दूं, नवाफू में जो है सिर्फ 400 एप्लीकेशन फीस है, जबकि आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज में देखेंगे वो 800 RMB आपसे ले रहे हैं। RMB भी बोले ना, वो ये ना एक RMB पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए है कि एक RMB इज इक्वल टू 41 पाकिस्तानी रुपीज। और इसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर आपने एप्लीकेशन फी पे करवानी है तो हम आपकी हेल्प कर देंगे कि इसमें, और हम एक्सेप्टेंस लेटर नहीं लेकर दे सकते आपको, वो आपने खुद फाइंड करना है। हम अपनी लैब से ये कंफर्म कर सकते हैं कि उधर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की सीट अवेलेबल है या नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर आपके एडमिशन के लिए इन्वॉल्व हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है पता नहीं स्टूडेंट्स को कि अगर हम उनके सीनियर्स या उनके जो कलीग्स यहाँ आ गए हैं वो उनको जो है वो एक्सेप्टेंस लेटर लेके दे सकते हैं या वो उनकी स्कॉलरशिप जो है कंफर्म करा सकते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब आपको बताता चलूँ कि जोन सी ये एप्लीकेशन फीस है, बाकी यूनिवर्सिटी जोन से हैं आपने एप्लीकेशन के साथ करानी होती है। हमारी यूनिवर्सिटी ने जोन सा क्राइटेरिया वो थोड़ा चेंज किया है, डिफरेंट टाइप है। मतलब कि अगर आपकी इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाती है तो उसके बाद आपने एप्लीकेशन फी पे करनी है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है पड़ा कि स्टूडेंट्स के ऊपर बर्डन नहीं आएगा कोई भी स्टूडेंट्स, क्योंकि जोन से मोस्टली स्टूडेंट्स होते हैं डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं। नॉन रिफंडेबल फी है और कुछ स्टूडेंट्स ये 400 भी नहीं अफोर्ड कर सकते। तो हमारी यूनिवर्सिटी जो है, अगर वो आपके अंदर इंटरेस्टेड है, आपकी सीवी में आपको स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना चाहते हैं, वो फिर ही आपसे फीस लेंगे। हमारी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट सपोर्टिव है क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसा कि मैं आपको बताऊं, हमारी अकोमोडेशन के इधर 2 स्टूडेंट्स इन 1 रूम है और ये रूम एक मिनी अपार्टमेंट है पड़ा। मैं सिद्रा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो किसी दिन आपको हमारे रूम टूर इसका दे, इसकी मुकम्मल वीडियो बनाए, इसमें क्या है पड़ा, किचन है और उसके अलावा वॉशरूम अटैच है पड़ा, जो अक्सर चाइनीज यूनिवर्सिटीज में नहीं होता। वहाँ पे किचन की फैसिलिटी, वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं होती, क्योंकि चाइनीज स्टूडेंट्स भी बाहर जाते हैं, सारा उनका वॉशरूम नहीं होते। बिल्कुल अटैच वॉशरूम नहीं है। और हमारी यूनिवर्सिटी के जो डॉर्म है वो बहुत सारी यूनिवर्सिटी से बहुत लिहाज से बेहतर है।
और हमारे जो CIE है, आप स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा CIE क्या है, कॉलेज ऑफ इंटरनेशनल एजुकेशन, वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट को जो है अच्छी तरीके से डील करता है। अच्छा जी, तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू कवर ऑल द डिटेल्स। फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और उसके अलावा जितनी भी हमारे पास लिंक्स हैं और डॉक्यूमेंट्स की जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूँगी। फिर भी आपका कोई सवाल हो तो प्लीज़ आप पेशेंटली जो है वेट करें, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगी। उसमें 1 या 2 दिन लग सकते हैं, मे भी कुछ ज़्यादा दिन, लेकिन मैं ट्राई ज़रूर करूँगी मैं आप सबको जवाब दूँ, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ी बिजी रूटीन हो जाती है, हमें स्टडी के साथ साथ खाना भी बनाना पड़ता है, ग्रॉसरी भी करनी पड़ती है, और दूसरे भी काफ़ी सारे काम होते हैं, तो उसके लिए आप सबको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।